ओके। हमारा पहला एमसीक्यू का आंसर दे चुकी है मारिया ताहिर, कहती है एटॉमिक मास। पहला एमसीक्यू हमारा था जी, डिमिट्री मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेस ऑफ, बिल्कुल। जो डिमिट्री मेंडलीव वाज द फाउंडर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहला साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसने क्या था, डिमिट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को। और जब पहला पहला पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया गया था उसमें एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया था उसमें हमने इसको अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेस पर। उसके बाद मोस्टली साइंटिस्ट आया था हमारे पास, उसने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। उसके बाद मोस्टली के बाद अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन था बी ऑप्शन, एटॉमिक मास। देन आपके पास आता है पीरियोडिक टेबल इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स सारी चीजें हैं। तो लेकिन आपके पास मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं? मारिया कहती है मेटल्स, सहर भी कहती है मेटल्स, बिल्कुल। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 90% जो है वो आपके पास मेटल्स प्रेजेंट हैं। अगर आप देखो भी तो हमारे पास चार ब्लॉक है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो आपके पास एस में सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स हैं, डी में सारे के सारे मेटल्स हैं, एफ में सारे के सारे मेटल्स हैं। द ओनली ब्लॉक जिसमें आपके पास मेटालॉइड, मेटल्स, नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं वो जस्ट पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में भी कुछ मेटालॉइड्स हैं। डाउन द ग्रुप की बात की जाए वहां भी मेटल्स आ जाते हैं। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। तो आपके पास 90% पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन इन सेकेंड एमसीक्यू। देन आपके पास एमसीक्यू था, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक। कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी ब्लॉक्स हैं, चार ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी, एफ। तो इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स बिल्कुल आपके पास एस ब्लॉक में है। और एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप है, एल्किली एंड अल्कलाइन। और उनकी स्पेसिफिसिटी की बात की जाए तो अल्किली जो मेटल्स जो है 1A ग्रुप, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, 1A। उसके बाद देन 2A ग्रुप होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा इस तरह। तो सबसे ज्यादा एस ब्लॉक का अल्किली मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टोटल एलिमेंट्स इन द हेलोजन फैमिली, टोटल एलिमेंट्स इन द हेलोजन फैमिली, बाकी क्या कहते हैं सारे मुझे इसका आंसर देंगे। सहार ने ठीक लगाया है, 6 ऑप्शन मैंने आपको कहा था। इनफैक्ट मैंने पीरियोडिक टेबल आई थिंक सो आप लोगों को भेजा भी था ग्रुप में, जिसमें पीरियोडिक टेबल में जो पहले हमारे पास होते थे 5 एलिमेंट्स थे एस्टाटीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, एस्टाटीन। और अब हमारे पास जब 117वां वाला एलिमेंट है, इसका मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद, इसका एब्रीविएशन टीएस था, इसका नेम आप देख लोगे तो ये भी हमारे पास है हेलोजन फैमिली में। तो अब हमारे पास जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है उसमें हेलोजन फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। और नोबल गैसेस में भी हमारे पास अब 7 हो गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन। ओजी की लोकेशन देखिए जो मैंने आपको भेजी है, वो नोबल फैमिली की में नीचे आता है। तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू आगे है। सहारन दिलीप ठीक कह रही है, तो इसरार बाद में कह रहे हैं 6 है, तो बिल्कुल 6 है, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ठीक था। ग्रेटेस्ट साइज अमंग फॉलोइंग इज, इनमें से आपको केटाइंस दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा साइज इसमें किसका है। तो सबसे बड़ा साइज इसमें किसका था हमारे पास? सी, सहर कहती है निकम्मी होगी ये लड़की ये। बिल्कुल इसरार, हमारे पास ग्रेटेस्ट साइज पूछा है मैंने, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा पहली बार। और ऑल हैव द सेम साइजेस, मारिया ताहिर उससे भी ज्यादा हमारे पास पढ़ने वाली बच्ची है निकम्मी लड़की। देखो मैंने आपको बुक भेजी थी, कोई मसला नहीं है, मजाक में कहती हूँ निकम्मी, आप सीखो इस चीज से। हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं न्यूट्रल एटम्स, या फिर जो न्यूट्रल एटम का ट्रेंड होता है वही इनके केटाइंस या एनाइंस का ट्रेंड होता है, पहली बात ये याद रखो। हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में इस साइड पे साइज कम हो रहा है, इस साइड पे साइज बढ़ रहा है। तो अभी देखो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना साइज कम होता है, ये याद रखना। जितना पॉजिटिव साइज बढ़ रहा है उतना साइज कम होता है। तो पॉजिटिव ये +1 दिया हुआ है, ये +2 दिया हुआ है, ये +3 दिया हुआ है, तो +1 वाले का साइज सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा कि +1 का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास न्यूक्लियस है, हम एटम के ड्रॉ करते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं 18 एलिमेंट, उसमें 2 होंगे, 8 होंगे, इसमें 18 होते हैं, मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास एक प्लस आ जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया है।
और ये इसको मैं रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ इस पूरे एटम को m से। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा। अगर एटम न्यूट्रल है आपके पास, तो आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ही यहाँ पे प्रोटॉन होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, प्रोटॉन तो उतने ही प्रेजेंट है न्यूक्लियस में मेरे पास। तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो गया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, नेगेटिव कम हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन ये खत्म हो गया है यहाँ पे। तो क्या होगा कि प्लस वाला ज्यादा हो गया है, नेगेटिव बेचारे थोड़े रह गए हैं, तो प्लस वाले इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है ना। पहले तो न्यूट्रल था ऑलमोस्ट, ये जितने ये थे उतने ये थे। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, नेगेटिव चार्ज कम रह गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। कैटाइन जो है +1 में है, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इनको अंदर की तरफ खींचेगा, साइज कम हो जाएगा। जब दो चले जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, +2 चार्ज आ गया, मतलब +2 ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है दो, तो और ज्यादा इनको अंदर की तरफ खींचेगा। 3 रिमूव हो जाएंगे तो +3 हो जाएगा, प्रोटॉन 3 ज्यादा हो गए। जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन उतने ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे। तो जितना ज्यादा खींचेंगे, साइज इतना कम होता जाएगा। तो जितना आपके पास प्लस चार्ज बढ़ेगा, साइज इतना कम होगा। और मैंने पूछा ग्रेटेस्ट साइज किसका है इनमें से, तो ग्रेटेस्ट साइज उसका होगा जिसका चार्ज सबसे कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड जरा कम करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे, उतनी इम्बैलेंस हो जाएगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो में, और उतना ही इलेक्ट्रॉन अंदर को धंसते चले जाएंगे न्यूक्लियस। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन था आपके पास, जो कि अक्सर लोगों ने गलत किया है, कोई मसला नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज, ये जरा रट्टे वाला है लेकिन आ जाता होता है आपके पास। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा मैंने यही कंफर्म करना था, डेसिमल भी आ जाता है। वैल्यू आपको याद हो, +496 किलो जॉल पर मोल। दूसरा वो पूछ सकता है एक्सो होती है आयनाइजेशन, ये एंडो। तो अब आपको पता है कि प्लस साइन है तो एंडो है। एनर्जी जो आप हमेशा देते हो, एटम एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन देता है। तो आयनाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो +496 बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके पास। देन आपके पास मैंने दिया हुआ है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी पाई जाती है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन दिए थे आपको। तो इसमें से हाईएस्ट एनर्जी हमारी कहती है नाइट्रोजन की है, बाकी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की है, सहार कहती है। और बाकी और कौन से प्रेजेंट है बच्चे, काइंडली अपने अपने व्यूज दो। वैसे तो आपके मार्क्स भी सर कुछ टाइम में डिस्प्ले कर देंगे लेक्चर के बाद। इसरार भी कहते हैं नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज द राइट ऑप्शन। क्यों, और हमारे पास है, देखो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में बढ़ती है। पहली बात तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट इंक्रीज है सहार, अभी सुनते जाओ, BCNOF, ठीक है। ऐसे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ट्रेंड यही है। लेकिन देर इज एक्सेप्शन हेयर, अगर आपने गौर से पढ़ा होगा, मैंने भेजा भी था इसमें कि देर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, नाइट्रोजन आपके पास हाफ फिल है, P3 सिस्टम है, ठीक है। नाइट्रोजन में P3 है ना, और ये है P4 सिस्टम, S2P4। तो P3 आपके पास क्या हो गया, टोटल P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गए हैं हाफ। तो हम हमेशा कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल ऑर्बिटल स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शली फिल। ऑक्सीजन है पार्शली फिल, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले इस तरह जाते हैं, फिर चौथा आता है। तो ये हो गया पार्शली फिल, ये हो गया है हाफ फिल। नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया है थोड़ा सा, ड्यू टू द पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल, या ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन पार्शली फिल है, तो इसको जब स्टेबल हो जाता है तो इसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो हम नाइट्रोजन को निकालने के लिए निकालेंगे देंगे, वो थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन आ जाती है, और नाइट्रोजन का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। कोई मसला नहीं है, रिवाइज हो गया ना, देखो अब अगली बार नहीं भूलेगा। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे एक और एक्सेप्शन कहती है जब बेरिलियम की बात करते हैं, तो बेरिलियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन। क्यों, बेरिलियम S2 है, S2 कंप्लीटली फिल हो जाता है आउटर मोस्ट। तो जब कंप्लीटली फिल हो जाए और हाफ फिल आ जाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है तो रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई एक्सेप्शन है तो उसको कंसिडर करना। देन आपके पास जी आता है मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज,
ये सबसे ज्यादा, ये बहुत इजी था। मोस्ट नॉन मेटेलिक नेचर कौन सी है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन, एग्जैक्टली। हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप हमारा मेटेलिक नेचर बढ़ती है, तो एक्सट्रीम राइट पे ऊपर ऊपर जो एलिमेंट होगा उसको हम कंसीडर करते हैं। और जब हम जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम नोबल गैसेस को और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकाल देते होते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और अगर मैं मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट की बात करूं तो मोस्ट मेटेलिक कौन सा होगा? मोस्ट मेटेलिक होगा जी सीजियम। हाँ हाँ, डाउन द ग्रुप शहर हमारे पास बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। तो मेटेलिक सोडियम तो बहुत ऊपर है, हमारे पास सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का डाउन द ग्रुप सीजियम आ जाता होता है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो याद रखना कि हमेशा सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके जी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में क्या होगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर ये रटा वाला एमसीक्यू था, सोडियम जो भी एलिमेंट है F2 की फॉर्म में सोडियम सिंपल कह दूं तो जीरो हो जाएगी। मेटल्स कैन फॉर्म डैश ऑक्साइड, मेटल्स कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? सहर मारिया, बोथ एग्जैक्टली। इसरार भी कहते हैं बेसिक। अब ये देखो इसमें आपके पास आंसर था बोथ ए एंड बी। मेटल्स मैक्सिमम बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स बट दे आल्सो कैन फॉर्म एम्फोटेरिक। अब मैं बात करती हूँ सोडियम की तो इसका ऑक्साइड बेसिक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, N2 की फॉर्म में है। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिंक है, मेटल है ना हमारे पास, लेकिन ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो metals can form both basic and amphoteric oxide. The option is the right option. अगर मैं कहती ना metals can mainly form, तो मेनली वो बेसिक बनाते हैं, लेकिन वो बेसिक और एम्फोटेरिक, मैंने कैन का वर्ड यूज किया था, मेटल कौन से बना सकते हैं? तो मेटल आपके पास बेसिक भी बना सकते हैं और एम्फोटेरिक भी, और आपके पास एग्जाम्पल भी है। सोडियम मैग्नीशियम ये बेसिक बना रहे होते हैं, एल्यूमिनियम और ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं वो मैक्सिमम आपके पास जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, ये वाले जो आपके पास मेटल्स हैं ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये टेबल मैंने सेंड किया था जब आप लोग को फर्स्ट ईयर की बुक में, यहाँ पे है, वहां पे देखना कौन कौन से मेटल्स एम्फोटेरिक बना रहा है। तो वहां से मेरे जहन में आया कि लाजमी बेसिक बनाएंगे, इन्होंने रट्टा मार रखा है कि मेटल्स का कॉन्सेप्ट यही बना और बेसिक ही बनाते हैं, मेनली बेसिक बनाते हैं, लेकिन कैन फॉर्म एम्फोटेरिक आल्सो। सो बोथ ऑप्शन थे वहां पे। नॉन मेटल्स है, ये बहुत सिंपल था, इसमें मैंने कोई ट्रिकीनेस नहीं खेली आप लोगों के माइंड के साथ। तो नॉन मेटल्स क्या होती की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है? नॉन मेटल्स हैव, नॉन मेटल्स हैव मारिया, मैंने मेटल्स का तो नहीं पूछा। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे हो सकती है? पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एग्जैक्टली, मेटल्स की गुड होती है, मेटलॉइड्स की इंटरमीडिएट होती है, और नॉन मेटल्स की पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है हमारे पास। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टोटल पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है टोटल? 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे पीरियोडिक टेबल को पढ़ लेते हैं सिवाय एक एलिमेंट के, दैट इज कार्बन, एग्जैक्टली। या तो हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो आप, या सिंपल कार्बन भी कह सकते हो। ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनाइड हमारे पास सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उसमें से एक रेडियो एक्टिव है। एक्टिनाइड सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेंथेनाइड भी जस्ट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट इज पीएम प्रोमीथियम, एग्जैक्टली सहार मारिया। तो ये आपको थोड़ा जनरल नॉलेज का था, अक्सर आ जाता है, बल्कि पीपीएससी का एमसीक्यू मैंने उठा के दिया हुआ है, पीपीएससी में आया था आपको कि ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड एलिमेंट इज प्रोमीथियम, दैट इज सी ऑप्शन। फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है सबसे पहले मैन मेड एलिमेंट जो था वो कौन सा है? टेक्नीटियम, बिल्कुल, टेक्नीशियम इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक था। अच्छा, जनरल नॉलेज वाले ठीक क्यों? मैं जो मुझे थे ना, मुझे लग रहा था ये वाले गलत करेंगे, और बेसिक ऑक्साइड और वो गलत करके बैठे हैं।
टोटल ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल बिना सोचे समझे 18 है बिल्कुल। पहले हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था ना, तो हमारे पास दो ग्रुप कंसीडर किए थे। एक ग्रुप कहा गया था और एक बी ग्रुप। तो हमने एक ग्रुप में अपने नॉर्मल एलिमेंट्स रखे थे, बी वाले में ट्रांजिशन। लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है ना, उसमें हमें अयूबेक ने कहा है आप एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 4 इस तरह करोगे और 18 तक पहुंच जाओगे आप। एट दैट नोबल गैसेस जो है वो 18 आ जाएगा। तो अभी ए बी वाला चक्कर ही खत्म कर दिया है लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल वालों ने, और 1 से लेके 18 तक आराम से सिंपल काम कर दिया है। 18 है, सर की वीडियो देखी है। चलो भाई अच्छी बात है, तैयारी करके आए हो इस तरह वाली चीजों की। हाँ देखा करो जनरल नॉलेज। हम लोगों ने पहले बीपीएससी का जो ग्रुप चल रहा है ना, उसमें मेरी आदत थी, मैं पढ़ाती थी एट द एंड ना। हमेशा मैंने आखिर की 5 मिनट जनरल नॉलेज के लिए निकाले हुए थे, केमिस्ट्री के जनरल नॉलेज। बट अब एंड चल रहा है बीपीएससी के सेशन का, तो पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मॉड्यूल्स रह गए हमारे, जल्दी जल्दी इनको कवर करवा रहे हैं, तो ना जीके का टाइम नहीं मिलता। तो हम लोग फिर जीके को ना वीडियो की फॉर्म में बना के डाल रहे होते हैं। तो आप लास्ट में देखा करो। Which of the following properties is not common to the element in group 1A of the periodic table? Periodic table 1A मतलब alkali metals से कौन सी properties common नहीं है? गुड कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, तो हाईली रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है ही वही हमारे पास। वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। गैसेस नहीं है सारे की सारी, मेटल्स हैं, प्योर सॉलिड मेटल्स प्रेजेंट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन है, और सही ऑप्शन वही है अगर आपने लगाना है तो। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू, एग्जैक्टली कलर जो है वो डी डी ट्रांजिशन है। हमारे पास डी ऑर्बिटल क्या है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड करीब आता है वो स्प्लिट हो जाते हैं, 3 नीचे रहते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं, और इनको हम T2G और EG कह रहे होते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके यहाँ जाता है, वो एनर्जी देंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे है। तो जब वो एक्साइट होके ऊपर जाएगा और ऊपर स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो दोबारा नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को देगा, जो कि विजिबल रेंज में होती है ट्रांजिशन मेटल्स की। इस वजह से है इनकी जो कलर है वो डी डी ट्रांजिशन की है, वजह से है कि इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं T2G, और इनको कहते हैं दो जो ऊपर चले गए हैं EG। तो T2G से जब इनको एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि T2G में है, जब कोई भी हीट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में इनको एनर्जी मिलेगी, ये एक्साइट होके EG में चले जाएंगे। लेकिन EG एक्साइटेड स्टेट है, स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दोबारा आएंगे। जब दोबारा आ जाएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट पे, तो एनर्जी देंगे एक्स्ट्रा, जो कि विजिबल रेंज में है, तो हमें कोई ना कोई कलर शो होगा। इस वजह से इसको हम डी ऑर्बिटल से डी में ही किया है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं डी डी ट्रांजिशन हो गई है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से कलर आ गया है आपके पास। Which of the element of transition series is most likely to have no color? कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मोस्ट आपको लगता है डीडी ट्रांजिशन जिसमें नहीं होगी, या फिर कोई कलर नहीं देगा? क्या लगाया बच्चों ने इसका, सारे बताएंगे जितने मैक्सिमम यहाँ पे प्रेजेंट है। क्रोमियम कहती है सहर, क्रोमियम ही कहता है इसरार। अच्छा देखो अब इसकी लॉजिक क्या है। देखो मेरी बात सुनो, 3D सीरीज एक तो आपने याद कर लेनी है पहली बार, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं छोटे मोटे, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो कलर क्यों आया है, अभी आपने रीजन पढ़ी है, उसको समझा नहीं है। कलर आता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से, कोई बात नहीं है उसको समझो। कलर आया है डीडी ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है। अब टोटल डी ऑर्बिटल्स हमारे पास है 5, ठीक है। 5 और डी ऑर्बिटल्स है ना, और टोटल हम कहते हैं डी वाले ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले 5 ऐसे फिल होते हैं और फिर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ सकते हैं। अब ऐसा एलिमेंट जिसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जिसकी कंफिग्रेशन 10 हो, यहाँ पे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, तो डीडी ट्रांजिशन की जगह नहीं बची। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी तब जाता है जब उसके पास ऊपर जगह है, तभी जाएगा ना, जब उसके पास स्पेस दिख रही है उसको, बेशक एनर्जी मिल रही है उसको, लेकिन वो तभी जाएगा जब उसके पास ऊपर जगह है। अब ये पूरा फिल है, इसके अंदर D10 पूरे के पूरे प्रेजेंट है, तो उसके पास जगह ही नहीं है डीडी ट्रांजिशन के लिए। तो ऐसा एलिमेंट जिसके 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, उसमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती, उसका कलर आ जाता है अक्सर सॉल्ट्स में, वो फिर चार्ज ट्रांसफर और फिनोमिना आ जाता है। तो आपकी लेवल तक के लिए इतना काफी है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए डी में, वो कलर नहीं देगा। अब देखो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इनकी कन्फिग्रेशन, इसका क्या है 22 एटॉमिक नंबर है, इसका 23 है, इसका 25 है, और ये 30 है। तो इसमें आपके पास D2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है डी में।
और इसमें D3 इलेक्ट्रॉन्स है क्रोमियम में, मैग्नीज D5 है आपके पास। जिंक की कंफिग्रेशन होती है S2D10। तो जिंक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 फिल होते हैं, और जिंक वाले में पॉसिबिलिटी नहीं है डी ट्रांजिशन की, इसलिए जिंक के मैक्सिमम सॉल्ट्स आपके पास कलर व्हाइट कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो रही होती। तो आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन था जिंक। अब आइंदा याद रखना है इसको कि जब भी कोई आपका एलिमेंट पूछता है तो आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। 3D की से ही पूछ रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखोगे तो देख लेना है किसकी जिंक भी है, 10 इलेक्ट्रॉन। जिंक तक आके 30 हो जाता है इसका एटॉमिक नंबर, तो S2D10 है जिंक। तो आपके पास जिंक जब D10 हो गया है तो डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं रही। मैंने जिंक ही लगाया था तुक्के में। वाह, बड़ा कोई कारनामा किया है मारिया। रीजन नहीं पता होनी चाहिए। खैर, हमें पेपर में कोई नहीं पूछेगा। कभी कभी इंसान की लग देखो इस तरह भी चल जाती है। आपने बीएड से इंग्लिश क्या तैयारी की हुई है, 2-3 MCQ का तुक्का लग जाए बस काम बन जाता है आपका। लेक्चरशिप में कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो कभी कभी इंसान के जब रिस्क लिखा होता है ना तो वो इस तरह हो जाता है कि उसने 1-2 तुक्का लगाया और वो सही हो गया, तो खुद ही खुद सीट आ जाती है आपके पास। बट मेहनत जरूरी है इसका मतलब ये नहीं कि आपके तुक्के लगेंगे, वो सिर्फ 1-2 MCQ के लिए हो सकता है। अच्छा, ऊपर ऊपर ठीक लगाया डी ट्रांजिशन है आप लोगों ने, लेकिन नीचे ये नहीं पता कि डी ट्रांजिशन बस रट्टा मारो कलर होता है डी ट्रांजिशन की वजह से। अच्छा जी। फिर है विच एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज शो डेविएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि वेरिएशन शो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। दो एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपनी डेविएशन शो करते हैं। FSC में भी आपको कॉपर और क्रोमियम, ये दो हैं। अब यहाँ पे क्रोमियम था तो आपका ए ऑप्शन ठीक था। शो क्यों करते हैं? देखो, एक तो मैं अभी फिर दोबारा कह रही हूँ, आपने 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स याद करने हैं, स्कैंडियम सब कुछ, ठीक है। अब रीजन क्या है आपके पास, क्रोमियम क्यों करता है? क्रोमियम आपके पास होता है S2D4 सिस्टम। अब D4 अभी भी मैंने आपको बताया है कि कंप्लीटली फिल और हाफ फिल ज्यादा स्टेबल है पार्शली फिल से। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो एटम जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो या 10 का आधा क्या होगा 5, जब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम की कंफिग्रेशन है S2D4। क्रोमियम क्या करता है, ये अपना 4s है, इसका मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये इसका D है, 3D 4s और 3D होता है इसके पास, ठीक है। तो इसके ये क्या करता है, अपने एक S से एक्साइट करवा के, इसमें ये इसकी कंफिग्रेशन पहले ये S2D4, ठीक है। अब क्रोमियम क्या करता है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से रिमूव करवाते, एक्साइट करवा के इधर ले आते। अब S भी हाफ फिल हो गया आपके पास, S में टोटल 2 आ सकते हैं, इधर एक आ गया। S भी हाफ फिल हो गया, D भी हाफ फिल हो गया। तो इस तरह क्रोमियम ने क्या किया है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी डेविएशन करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव कर लिया है। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या हुआ है कि इसने अपने S इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के D5 कर दी। इसी तरह कॉपर की होती है आपके पास 29 एटॉमिक नंबर, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है S2D9। तो ये क्या करता है, S को एक्साइट करवा के D10 कर देता है। तो S1 हाफ फिल हो गया, D10 कंप्लीट फिल हो गया। तो आपके पास इस तरह स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हाफ फिल एंड कंप्लीट फिल D ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शली फिल। तो इस वजह से कॉपर और क्रोमियम ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन में डेविएशन लेके आते हैं ताकि इनमें स्टेबिलिटी आ जाए। लेंथेनाइड सीरीज इज प्रेजेंट इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है पीरियोडिक टेबल में? 6 से, बिल्कुल। टोटल 7 है हमारे पास। एक्टिनाइड 7 से स्टार्ट होती है, लेंथेनाइड 6 से स्टार्ट होती है। 8 तो पीरियड ही नहीं है हमारे पास, तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया इसमें। कॉन्टेक्ट प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर। कॉन्टेक्ट प्रोसेस हम क्यों यूज करते हैं, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हम करते हैं H2SO4, और इसको बनाया था जी जाबिर बिन हयान ने पहली बार, और इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स भी। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है हमारे पास?
It's D option. HClO4 perchloric acid is the strongest acid in inorganic chemistry. ये याद रखना, ये बहुत पीछे है इससे। HClO4 की Ka वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जिसकी Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हमारे पास उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर बल्कि केमिस्ट्री में कह दो। ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा वीक एसिड्स होते हैं, याद रखना। ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। और हमारे पास मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं, सारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑलियम? ये सबसे ज्यादा आता है हमारे पास, बहुत दफा आया हुआ है, पास पेपर का MCQ है, ये आपकी FPSC का ही। और H2S2O7, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन आपके पास ये भी आया हुआ कई बार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉयल? नीला तोता आप कहते हो ना, जहर नीला तोता ना दे दूं आपको खाने के लिए तो नीला तोता का केमिकल फॉर्मूला आपके पास क्या है? इट्स द बी ऑप्शन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका पेंटाहाइड्रेट भी लिखा सकता है, या वो फॉर्मूला भी दे सकता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो बी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन था। फिर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉकेट फ्यूल? हम रॉकेट्स यूज करते हैं, उसमें कौन सा फ्यूल होता है हमारे पास? हाइड्रोजन, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज करते हैं अपने रॉकेट फ्यूल्स के लिए। ओके, इंग्लिश होगी स्टार्ट जी। सिनोनिम ऑफ डेफरेंस, हमारे पास डेफरेंस का सिनोनिम क्या कहलाता है? ए ऑप्शन, बिल्कुल डेफरेंस का आपके पास था कर्टेसी, रिस्पेक्ट की सेंस में। तो आपके पास ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। देन आपके पास है एंटोनिम ऑफ डेमोलिश। डेमोलिश हम कहते हैं तबाह करने। अब तबाह करने का इसका ऑपोजिट हो जाएगा बिल्ट, कि उस चीज को बनाना, बनी हुई चीज को तोड़ने को कहते हैं डेमोलिश, और उसको उल्टा बना देंगे, कंपाइल करना। तो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्ड करना किसी चीज को। एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी इसमें क्या लगाया है? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। डेक्स्टर हम कहते हैं माहिर होने को, तो इसका जो होना था कि जो अनाड़ी बंदा होता है उसका सिनोनिम ये एंटोनिम ये बनेगा। अब मैंने कोई भी नहीं दिया था, या तो मास्टर दिया था, स्किल दिया था, एंजाइटी, इसका कोई मीनिंग नहीं आता। तो डी इज द डी, क्योंकि स्किल होता, बिल्कुल जी स्किल होता, स्किल होता ही है हमारिया, इसका नन ऑप्शन है। सिनोनिम ऑफ डेसिकेट, एब्जॉर्बर, बिल्कुल जो चीज सोख ले पानी को उसको हम कहते हैं डेसिकेंट। वाटरी और फ्लो इसका बिल्कुल सिनोनिम में आ जाता, वाटरी तो फ्लो में ऐसे दिया जाता है जनरल। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। और केमिस्ट्री वालों को तो ये वैसे ही आता है, डेसिकेंट हो गया, हाइग्रोस्कोपिक हो गया, डीलिक्विसेंट हो गया, वो तो यूज ही करते हैं इनके लिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ डेस्पिकेबल, ऑल, बिल्कुल इसके सारे मीनिंग मैंने दिए थे, पहली बार मैंने दी करता इंग्लिश में भी ऑल, तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हेट करना, किसी को पसंद ना करना, किसी के लिए बुग़्ज़ रखना, नफरत करना, जितने भी नेगेटिव सेंस के वर्ड्स हैं ये सारे इंटरचेंजेबल है डेस्पिकेबल के लिए। तो डी ऑप्शन ऑल इज द राइट हेयर। चेंज इनटू वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और आज के टेस्ट में आएंगे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनको आपने बहुत अच्छे से करना है, ये लाजमी आते हैं PSC में, याद रखना, इंग्लिश में लाजमी आएंगे एक दो MCQ। तो चेंज करने थे आपने, एक्टिव स्पेसिफाइज था आज आप लोगों का। डू आई राइट अ लेटर, इसमें क्या आना था? इसमें ए लगाया है, बी लगाया है? इज अ लेटर रिटन बाय मी, इसका बी ऑप्शन दिखता है। अच्छा, मेरे पास जो बुक थी, मैंने उसको, मुझे तो वैसे जो बुक थी उसके लिहाज से इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था, सिंपल में उन्होंने बाय हुम वाले में लगाया था, तो मैंने इसका बी ही रखा था। बाकी मैं मजीद कंफर्म करके आपको किसी इंग्लिश बुक से, तो अभी मेरे पास मुझे टाइम नहीं लगा था, तो मैं आपको इंशाल्लाह किसी इंग्लिश बुक से कंफर्म करके भी बताऊंगी। तो जो मेरे पास बुक अभी आप लोगों को सेंड की थी उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था, इसलिए मैंने इसका बी ऑप्शन रखा है। बाकी आप खुद भी थोड़ा सर्च कर लेना थोड़ा सा गूगल पे क्या देते हैं वो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क हटा दिया था उसने, तो मैंने बी रखा है कि इसका ऑप्शन क्वेश्चन मार्क नहीं आता। बाकी किसी फॉरेन ऑथर की बुक है तो उससे ज्यादा कंसर्न करो। मेरे पास जो बुक थी ना वो पाकिस्तान की थी, यहाँ से मैंने आपको दी है, तो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, किसी इंग्लिश बुक से कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने ये यही रखा है, तो इसका बी था अकॉर्डिंग टू बुक, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए थे। हालांकि होना चाहिए, है तो ये भी क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट ही ना, बाकी मैं कंफर्म करके बताऊंगी आपको। शी विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, इसका पैसिवाइज करना था आपने।
नॉट बी सहर, हाँ इसका है सी हमारे पास। अच्छा पहले वाले का बी बताया हुआ है। बिल्कुल देखो यहाँ पे शी लगा है तो मैंने हर लगाना है आपने एट द एंड लास्ट में। तो ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय हर। सी ऑप्शन हो गया, ठीक हो गया है। 37 का क्या है जी? दे मे हेल्प अस चेंज इनटू पैसिव। एग्जैक्टली इसका हमारे पास सी है। वी मे बी हेल्प बाय देम। ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, दे को हम देम में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट में आ जाएगा। और मे को हम मे में ही रहने देते हैं। पैसिव वॉइस में कुछ वर्ड्स थे हमारे पास, और शेल था, और था, मे था, इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जस्ट आपकी वर्ब थर्ड में चली जाती है ऑब्जेक्ट और वो उसमें बन जाता है। ओके जी। एक रह गया है, प्लीज गो देयर। इसका क्या आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था आपके पास, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। कि प्लीज का आप कन्वर्ट करोगे कुछ वर्ड से जो कि आपने चेंज करने थे। तो प्लीज हम करते हैं रिक्वेस्ट के सेंस में, किसी को इल्तिजा कर रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है वैसे भी। और पैसिव वॉइस में जब हमारे पास प्लीज और रिक्वेस्टेड टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म दे दी थी, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। प्लीज को में हम उसको इन्फॉर्म तो नहीं कर रहे ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपके यहाँ पे ठीक बन रहा था, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। दोनों लगा सकते हो सामिया, इट इज रिक्वेस्टेड भी आता है, दोनों यूज कर सकते हो। यू भी लगा, हम सेकंड पर्सन यूज करते हैं जब प्लीज का वर्ड आता है, और इट का भी वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल, मुझे जब कभी दादा वो मेरे इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने मुझे इट के साथ करवाया था। अच्छा तब आपने नन लगा दिया, कोई मसला नहीं है। इसको आप सेकंड पर्सन में यूज भी चेंज कर सकते हो, इसको आप इट के साथ भी कर सकते हो फॉर फ्यूचर बता। तो इट इज रिक्वेस्टेड, बल्कि मैंने अपने टाइम पे इट इज के साथ ही किया हुआ। तो कोई मसला नहीं है, हम आपका एक नंबर इंक्लूड कर देंगे सामिया, जब आपको का फाइनल रिजल्ट देते हैं। या आप खुद ही ऐड कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं। हु थ्रू दिस बॉल, ये भी बहुत आता है, हु के साथ। इसका क्या लगा है? हु थ्रू दिस बॉल, बाय whom was this ball। सी क्यों लगाया है? ए आ जाएगा भाई। देखो मैंने सी वाले में थ्रू लगा दिया था, इसकी थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, बाय whom। और ये आपके पास पास्ट टेंस है तो वॉज आ जाएगा, वॉज दिस बॉल थ्रोन आ जाएगा। तो ए लगाना हो जाएगा, ठीक हो गया है भाई। सहर सहर शहर सब पता कर दिया है। एज फॉर स्पेस इज कंसर्न, अच्छा ठीक हो गया, बी एड स्टार्ट हो गया, सेक्शन नहीं कराया एक्चुअली। तो एज फॉर स्पेस इज कंसर्न देयर शुड बी। इसके जल्दी जल्दी से, हमारे पास 3 मिनट रह गए, हम खत्म कर लेते हैं। थोड़े से एमसीक्यूज रह रहे हैं 10 तक हमारे। तो देखो मैं इसको पूछती न्यूज में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी जल्दी। एज फॉर एज स्पेस इज कंसर्न, तो हमारे पास मॉडरेट स्पेस होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। बहुत बड़ी का मसला ये होगा हमारी आवाज नहीं जा पाएगी ना, पीछे टीचर को आवाज में मसला आएगा, और माइक नहीं है तो। बहुत छोटा होगा तो बच्चों को बैठने में और अपनी चीजें रखने में मसला आएगा। तो हमारे पास स्पेस जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए। फिर पहले मैंने मॉडरेट लगाया था, फिर मेरा दिल किया मैं गलत कर दूं सहारा तो मैंने गलत कर दिया। और फिर आपने देखा कंफर्टेबल नहीं का, बिग रूम में ना मसला ज्यादा आता है। स्पेस तो बन जाएगी बच्चों को, इतनी स्पेस भी नहीं देनी कि वो इतनी दूर हो जाए कि उनका मसला ही आ जाए, टीचर को मसला आ जाए। तो हमेशा कमरा मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। अगर 40 बच्चों की क्लास है, तो वो जो कमरा है ना वो 50 से 55 बच्चों का होना चाहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए मॉडरेट लेवल का, उनमें डिस्टर्ब हो जाए। नॉइस इन अ क्लास शुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम। तो ये बहुत इजी था कि आपके पास जो शोर आता है वो बहुत सारी जगहों से आ सकता है, तो आपने सबको कंट्रोल करना है। ट्रैफिक का शोर भी ना हो, एडजॉइनिंग क्लास का भी ना हो, प्लेग्राउंड से भी ना हो, और आज इंडिपेंडेंस स्पेस इज नेसेसरी फॉर। इंडिपेंडेंस स्पेस इज नेसेसरी फॉर, हमें तीनों के लिए बिल्कुल चाहिए होती नहीं। इंडिपेंडेंस स्पेस इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ग्रुप वर्क, तीन और सबके लिए थी। नोट्स में मुझे याद नहीं है, ऐसा लगे मैंने देख के ही बनाया था इसको। मैं अच्छा आपको बताती हूँ अभी इस लेक्चर के बाद, या फिर रुको मुझे साथ ही देख लें, तो एक सेकंड। तो इंडिविजुअल, हाँ जी सॉरी, ठीक है याद आ गया, इंडिविजुअल वर्क था, ए ऑप्शन था। इंडिपेंडेंस स्पेस कहते हैं हम कि किसी बच्चे की स्पेस को, इंडिपेंडेंस देखो नाम ही है ना इंडिपेंडेंस स्पेस, कि हर बच्चे को एक ना वो चाहिए जगह। ऑल नहीं आ सकता इसमें, ग्रुप वर्क और प्रोजेक्ट में हमें इंडिपेंडेंस स्पेस की जरूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंस स्पेस हम कहते हैं ऐसी जगह को जो एक बच्चे को चाहिए अपनी इजीनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं बैठती हूँ क्लासरूम में जाके, मेरी चेयर है,
हाँ बिल्कुल, पर्सनल चीजें रखने के लिए। तो आसपास उसने अपना बैग रखना है, उसकी जो चेयर है या तो उसका हैंडल होना चाहिए ताकि हम नोटबुक रख सके। अगर उसके चेयर का हैंडल नहीं है तो आगे छोटा सा डेस्क होना चाहिए या टेबल होना चाहिए। तो पर्सनल स्पेस या इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस को हम कहते हैं। तो इट इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल पार्ट। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक था। ग्रुप वर्क में नहीं चाहिए भाई लड़की। हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है मुझे दोबारा ही भेजना पड़ेगा। रिसर्च शोज दैट स्टूडेंट्स, सी, अच्छा इसका बताया मारिया ने, सी बिल्कुल। हमें हार्ड चेयर, हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, उसकी कमर दुखने लग जाती है, उसको बैकबोन का इश्यू आ जाता है। रिसर्च कहती है जितने आप कंफर्टेबल चीजें दोगे उतना ज्यादा स्टूडेंट कंफर्टेबल होगा, तो वो ज्यादा सीखेगा। तो बड़े बड़े सोफे या जितनी कंफर्टेबल आप दे सकते हो उनको, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चों के लिए। रिसर्च हमें कहती है कि आप जितने ज्यादा कंफर्टेबल माहौल में रहोगे उतने ज्यादा आप लर्निंग करोगे। वो कहती है सर्दियों में गर्म कमरों में बैठो, लेकिन हम कहते हैं जी हमें नींद आ जाती है। तो लेकिन हमारी परसेप्शन नहीं है, हमने रिसर्च के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसके अकॉर्डिंग हार्ड चेयर बिल्कुल ही गलत है। हार्ड चेयर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। एक टाइम के लिए आप एक्टिव हो, 10 से 15 मिनट के लिए, देन क्या होता है आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आप बिल्कुल भी अनईजी, बिल्कुल भी इजी फील नहीं करते, बहुत अनईजी होते। क्या होता है हार्डशिप होता है ना, हम 5 मिनट के लिए तो बैठे हैं, उसके बाद हम सीधे हो रहे हैं, कमर सीधी कर रहे हैं, फिर नीचे को कंधे करके बैठ रहे हैं, फिर हाथ लगा रहे हैं चेयर्स पे, डिफरेंट पोजीशन सेट कर रहे होते हैं अपने आप को इजी करने के लिए। तो उससे रिसर्च कहती है कि हमारी स्टडी इफेक्ट हो रही है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक जितना इजी माहौल दोगे, वो कहते हैं सोफा हो, पीछे पिलो रखा हो, देन आप अच्छी स्टडी कर पाओगे। तो आप एग्री करते हो, स्टूडेंट्स जो बैठे हैं इधर, कितना एग्री करते हैं इस चीज से कि इजी माहौल होना चाहिए? तो कहते हैं इजी होना चाहिए या सख्त माहौल में ही पढ़ना है? इजी होना चाहिए बिल्कुल, वैसे होना इजी ही चाहिए। स्पेशली चेयर के हवाले से मैं कहती हूँ, बहुत बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं। हम क्यों कहते हैं आजकल कि अभी से कमरे दुख रही हैं हमारी, तो स्टडी के बाद रीजन यही होती है, कमर इसीलिए दुख रही होती है कि जी माहौल कंफर्टेबल नहीं मिल रहा हमें। यू शेप डेस्क और सर्कल इज प्रेफरेबल सिटिंग फॉर डेस्क डिस्कशन, कि एक यू शेप डेस्क या बहुत बड़ा सर्कल सा बनाया जाता है, तो किस डिस्कशन के लिए जरूरी है हमारे पास? यू शेप डेस्क और सर्कल, ओके। यू शेप डेस्क और सर्कल हमें चाहिए होता है लार्ज ग्रुप्स के लिए। जब भी आपको तकरीबन 10 या 8 या 12 बंदे होते हैं ना, उनकी हमने कोई प्रोजेक्ट देना है, कोई असाइनमेंट देनी है, कोई डिस्कशन करवानी है, तो हम यू शेप इस तरह का होता है। अक्सर आपने देखा है कॉन्फ्रेंस हॉल्स में स्पेशली ये वाला रखा जाता है। यहाँ पे बॉस की होती है और यू 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 बैठे होते हैं सारे। तो जब भी लार्ज ग्रुप होता है तो आप हमेशा यू शेप या सर्कल की फॉर्म में, पूरा सर्कल भी होता है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हम कह देते हैं, या फिर यू शेप होता है और बॉस यहाँ पे बैठा होता है, इसको सारे दिख रहे होते हैं। तो आप हमेशा लार्ज ग्रुप्स के लिए यू शेप प्रेजेंटेशन रखते हो क्लासरूम की। लर्निंग स्टेशंस आर बिल्ट फॉर डैश लर्निंग, लर्निंग स्टेशंस जो है वो आप रखते हो इंडिविजुअल के लिए। ए ऑप्शन आपके यहाँ पे ठीक है। लर्निंग स्टेशंस कहते हैं एक छोटी सी चेयर, टेबल और कोई अगर कंफर्टेबल चीज रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो। मोस्टली लर्निंग स्टेशंस हम बनाते हैं हॉस्टल्स में, एक कमरा लाजमी बनाऊंगा जिसको आप स्टडी रूम कह देते हो, लेकिन उसमें 10-12 चेयर्स होती है, छोटे 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 कंपार्टमेंट से बने होते हैं। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अगर थोड़ा सी अच्छी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसमें लर्निंग स्टेशंस बने होंगे, और वो इंडिविजुअल लर्निंग के लिए होते हैं आपके पास लर्निंग स्टेशन। देन आपके पास है ऑल एसेसरीज लाइक व्हाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मल्टीमीडिया आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डैश टू गिव दीज टू स्टूडेंट्स। इसका क्या लगाया है आप लोगों ने क्लास के? एसेसरीज जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोवाइड करना स्टूडेंट को? टीचर एंड स्कूल, बिल्कुल स्टार ने ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास जो एसेसरीज है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की और टीचर की। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्कूल की, देन टीचर की आ जाती है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट कभी भी नहीं करेगा इन चीजों में। अगर कोई टीचर या स्टूडेंट कहता है तो इंतहाई बुरी बात है, स्टूडेंट को इसके खिलाफ जाना चाहिए, पेरेंट्स को लेके आना चाहिए, जो भी करना चाहिए। ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की, देन टीचर की। स्कूल एक बार प्रोवाइड कर देते हैं, हर स्कूल का अपना रूल होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टीचर इसमें इस तरह इन्वॉल्व होता है, स्कूल देता है आपको, टीचर को एक बार बोर्ड बांट कर, ठीक है, वो टीचर ने रखना होता है और उसमें इंक फिल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर से अगर बोर्ड मार्कर गुम हो गया है तो देन वो टीचर खुद परचेज करेगा
और फिर उससे इंक भरता रहेगा। ये नहीं है कि टीचर स्टूडेंट कह दे कि आप अपने पैसे जमा करो, मार्कर ले आओ और देन वो पढ़ाए। तो स्टूडेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि वो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्कूल की मेंटेनेंस में। टोटली ये टीचर एंड स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज प्रोवाइड करना। 47 है मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूड। मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज में हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, इमरजेंसी रिपेयर्स, सिर्फ दो चीजें हैं या फिर ऑल है। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन था डी, सॉरी ई ऑप्शन ऑल। क्या आपके पास ये सारी चीजें मेंटेनेंस की टाइप्स थी? तो आपको जो नोट्स दिए गए थे उसमें सारी की सारी मेंटेनेंस डिटेल से बताई गई थी कि क्या क्या होगा। टास्क वैरायटी कैन बी, टास्क वैरायटी आपके पास क्या हो सकती है जी? टास्क वैरायटी आपके पास बोथ ए एंड बी हो सकती है। इस और या आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन दिखता है, वर्क भी हो सकती है, नॉन वर्क। टास्क आपके बिल्कुल जो काम कर रहे हो, कंटेंट है आपका सिलेबस का, उससे रिलेटेड भी हो सकती है एक्टिविटीज। और उसके बाद टास्क वैरायटी जो है वो आपके पास जरूरी नहीं है, जो हम आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं वो नॉन वर्क है। तो आपके पास दोनों टाइप्स हो सकती है। तो आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे सही था, बोथ ए एंड बी। देन आपके पास एमसीक्यूज था जी, अकॉर्डिंग टू मेडलैंड विच फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एक्टिविटीज। इसने कहा था दो फैक्टर्स पे फोकस किया था, उसने कहा था दो फैक्टर्स लर्निंग एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जी कौन कौन से थे? बोथ एंड बी ये आपके पास था। इसने कहा था एजुकेशनल एम्स का फुलफिल होना जरूरी है और एजुकेशनल एम्स का विद इन टाइम लिमिट होना जरूरी है। डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इसके लिए जरूरी नहीं थे। इसने एजुकेशनल एम्स की बात की थी। मेयरलैंड ने कहा था कि हमें जो लर्निंग एक्टिविटीज है वो एजुकेशनल एम्स का उनका होना चाहिए टारगेट। और दूसरा जो आपको टाइम दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी करने के लिए 24 घंटे दिए जाए, तो उस 24 घंटों के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर होना चाहिए। तो फर्स्ट टू जो थे ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो इसने अपनी डेफिनेशन में डिफाइन किए थे। देन आपके पास आता है जी सीक्वेंस इन एक्टिविटीज इन शॉर्ट्स। सीक्वेंस जो है आपके पास एक्टिविटीज में वो क्या क्या चीजें लेके आती है? तो सीक्वेंस इन एक्टिविटीज लर्निंग को लेके आती है और स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को करती है। तो इसके पास आपका राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी था। सीक्वेंस हेडिंग्स थी आपके पास नोट्स में प्रॉपर, सीक्वेंस इन शॉर्ट्स लर्निंग, सीक्वेंस इन्वॉल्व इंश्योर्स इन्वॉल्वमेंट। देन आपके पास 51 एमसीक्यू था जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट अ टीचर मस्ट इंक्लूड। ये एक्टिविटीज की बहुत टाइप्स पढ़ी थी हमने, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि लाजमी होनी चाहिए वो कौन सी थी? वो थी हमारे पास जी बी एक्टिविटी, फिलर एक्टिविटी। फिलर एक्टिविटी हमारे पास क्या थी? फिलर एक्टिविटी वो एक्टिविटी थी जो कि कंटेंट्स पे फोकस करती थी। कि अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, एक महीने का कोई प्रोजेक्ट है, तो फिलर एक्टिविटी टीचर लास्ट में इंक्लूड करेगा कि फिलर एक्टिविटी में टाइम टू टाइम वो आपको कंटेंट्स के बारे में बताएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेन जो टॉपिक है उससे ना हट जाए और डी ट्रैक ना हो जाए। तो इसलिए फिलर एक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी एक्टिविटीज ना भी हो तो काम चल जाता है। फिलर एक्टिविटी डील्स विद द मेन कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक, तो फिलर एक्टिविटी टीचर लाजमी इंक्लूड करेगा। देन द लेसन ड्यूरेशन शुड बी, लेसन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? एक आइडियल लेसन की टाइमिंग आपके पास क्या होनी चाहिए? ये जी आपके पास होनी चाहिए 30 से 40 मिनट, 30 to 40 मिनट्स। एक एवरेज दिमाग अकॉर्डिंग टू रिसर्च कहती है कि आप 30 to 40 मिनट्स पढ़ो। उसके बाद भी इनफेक्ट साइंस तो कहती है कि आप आधा घंटा पढ़ो 30 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आप पढ़ो, फिर ब्रेक लो। शॉर्ट बस्ट्स में पढ़ोगे, चंक्स की फॉर्म में पढ़ोगे तो वो ज्यादा रिटेन रहते हैं एज कम्पेयर टू आप मुसलसल 3 से 4 घंटे पढ़ते हो। तो लेसन ड्यूरेशन आपके पास 30 to 40 मिनट्स एक आइडियल कंडीशन टाइमिंग दी गई है। देन आपका और वाइट जी आउटडोर एक्टिविटीज इंक्लूड, आउटडोर एक्टिविटीज में आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, फील्ड ट्रिप्स, नेचर एक्सपेरिमेंट, कैंपिंग और। तो आपके पास कॉमन सा है कि डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक था। आउटडोर एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दीज थ्री थिंग्स। होल स्कूल अप्रोच इंक्लूड्स, ये मैंने खुद ही बना, मतलब था नोट्स में, लेकिन इसके मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बनाने पड़ गए थे। तो होल स्कूल अप्रोच में आपके पास क्या होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होते हैं। होल मेन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर पेरेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे ऑल के ऑल इंक्लूड होते हैं होल स्कूल अप्रोच में। क्या था इसमें होल स्कूल अप्रोच में? कि प्रिंसिपल जो है वो रूल्स सबके लिए सेट कर देगा,
टीचर उस रूल्स को इन्फोर्स करवाएगा कि स्टूडेंट फॉलो करें। स्टूडेंट्स जो है उसको फॉलो करेंगे और पेरेंट्स उस रूल्स को रेनफोर्स करने में मदद करेंगे कि स्टूडेंट्स पे चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे और ताकि रूल्स फॉलो हो तो पेरेंट्स रोल प्ले करेंगे। तो इसमें होल स्कूल अप्रोच में जितने भी स्टेक होल्डर्स है फॉर क्लास मैनेजमेंट वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑल, जो कि बनता है ABCDEFG ऑप्शन। ठीक हो गया। तो ये आपका टेस्ट था। अभी थोड़ी देर तक आपको रिजल्ट कंपाइल करके मिल जाता है। आगे वाले टेस्ट का इंशाल्लाह मैं सिलेबस भेजता हूँ आपको अभी आधे घंटे में। तो ठीक हो गया, नेक्स्ट टेस्ट में मिलती है। उसके लिए आपके पास 3 दिन होंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो, और इजी भी है नेक्स्ट टेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।